चलो अब थोड़ा लाइन टू लाइन चला जाए। ई कॉमर्स पेपर का इम्पोर्टेंस तो पढ़ लिए। ई कॉमर्स वर्ड का सिंपल मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑनलाइन। So e-commerce is also known as electronic commerce or what? इंटरनेट कॉमर्स। दुनिया की सबसे बहुत महत्वपूर्ण आविष्कारों में एक है इंटरनेट, जिसने जिंदगी की परिभाषा बदल दी। हर एक चीज को डाल दिया गया तो आगे चला। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में एक और चीज आता है, कंसिस्ट ऑफ। आजकल हम लोग कंप्यूटर के बजाय किस पे कर रहे हैं? मोबाइल कॉमर्स। तो सामान खरीदना बेचना कंप्यूटर नॉर्मली माना जाता था, बट मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन पैसे का इधर से उधर होना, वो भी पार्ट रहा किसका? ई कॉमर्स का। इंटरनेट मार्केटिंग जो आता है आपके पास, एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, मतलब जो आपने अप्लाई किया इलेक्ट्रॉनिकली उसे प्रोसेस करना। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, शॉर्ट में ईडीआई भी बोलते हैं हम लोग, एंड ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन सिस्टम। बोला ई कॉमर्स को बोलने का मतलब सब इसके दायरे में क्या हुआ? आ गया। तो ई कॉमर्स के दायरे में सारी चीजें ये आ जाती है। एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स में तो चलो, जो उस ई कॉमर्स का फादर है, दैट इज व्हाट? Amazon.com। इसी ने दुनिया को ऑनलाइन बेचना सिखाया। अब हमारे यहाँ भी जब ये हरकतें बढ़ गई तो इंडिया को इसके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड लॉ भी लाना पड़ा। नया वाला जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 2019 वाला, उसमें भी ई कॉमर्स को जगह दे दी गई। पहले वाले 1984 में ई कॉमर्स वाले हरकतों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर भी नहीं किया गया था। और ऐसे तो अभी डेटा को लेके एक और लॉ लाने वाले हैं वो लोग। फिर अगला क्वेश्चन था, नेचर एंड स्कोप ऑफ ई कॉमर्स क्या है? तो फिर ऐसे तो लोग सोचते हैं सिर्फ सामान ऑनलाइन खरीदना, बट ऊपर पढ़ा था बहुत सारी चीजें उसके दायरे में क्या आ जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन खरीदना नहीं है, लॉट ऑफ अदर एक्टिविटी ऑल्सो कवर्ड अंडर व्हाट? ई कॉमर्स। ऐसे हमारे यहाँ जो बड़े नाम है दो ई कॉमर्स के साइट के, अमेजन एंड व्हाट? फ्लिपकार्ट। ये दो सबसे बड़े प्लेयर। बीच में बहुत सारे प्लेयर थे, हट गए, स्नैपडील, अभी मिंत्रा, और भी हजारों हैं। बस ये है कि दो सबसे बड़े हैं, सबसे बड़ा मार्केट शेयर उन्हीं का है। और ऐसे भी मिंत्रा को मेरे ख्याल से फ्लिपकार्ट ने खरीदा ही है। तो बहुत सारे तो एक बड़े वाले प्लेयर छोटे वाले को खरीद ही लेते हैं जब उनसे कंपटीशन मिलने लगता है। अब भले ही उस नाम से रहने देते हैं। तो ऐसे हजारों साइट है। अब ये दो तीन के अलावा बोलोगे तो ऐसा नहीं है। और कौन से साइट से तुम लोग खरीदता है? मेसो और एजियो, रिलायंस का एजियो। तो अलग अलग और भी हैं जो बड़े बड़े हैं। टाटा का एक है,
टाटा का न्यू, NEW, टाटा का भी एक बढ़िया है न्यू। तो ऐसे बहुत सारे साइट है। वही है, फ्लिपकार्ट के अलावा यदि बोलोगे तो मैंने कहा दो बड़े नाम है, बट अपने इंडियन इंडस्ट्री के अपने अपनी कंपनियों ने अपना अपना भी ऐप क्या किया है, लॉन्च किया है। तो बड़ी कंपनियां बहुत सारे हैं ऐसे। तो डेली यूज के लिए रिलायंस का जियो भी है, बिग बास्केट भी है, ठीक है। तो बहुत सारे साइट है जिसपे हम लोग ऑनलाइन खरीदते हैं। अब ये तो थे, लेकिन कुछ अलग अलग तरह के भी हैं। OLX आजकल तो थोड़ा कम हो गया, जहाँ की हम लोग कंज्यूमर भी अपना सामान बेच सकते हैं और खरीदना तो है ही है। तो ये लोग जो प्लेयर हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये जो OLX, यहाँ एक नेचर समझना जरूरी है। एक है कंपनियों का खुद का ऐप है, वो सीधे बेच रही है, वो किसी से खरीद, मतलब वो मीडिएटर नहीं है, वो मीडिएटर नहीं है। तो ध्यान देना, वो जो नेचर है जिससे कि हम लोग समझने की वो कोशिश करते हैं उस ऐप का या वेबसाइट का, तो वो एक मुद्दे की बात होती है। एक जो बंदा ई कॉमर्स का जो ऐप या साइट है, बोल सकते हो जो भी वेबसाइट, अब हुआ क्या कि कंप्यूटर के हिसाब से वेबसाइट, लेकिन मोबाइल के हिसाब से वो वेबसाइट थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो वो लोग क्या बना ले रहे हैं, ऐप। ऐप में भी आप जानते हो दो तरह के हैं। कौन सा? एक वो एप्पल के आईफोन के चक्कर में उनका iOS बोल के सॉफ्टवेयर हो गया, जबकि बाकी अदर मोबाइल में एंड्रॉयड, यानी आपका वो ऐप वाले का नाम क्या है जहां से डाउनलोड करते हैं ऐप, प्ले स्टोर। तो एंड्रॉयड वर्जन में यदि बात करोगे तो एंड्रॉयड वर्जन में वो हो जाता है प्ले स्टोर। मतलब ऐप जो है एक वेबसाइट का शॉर्ट वर्जन है। वेबसाइट का क्या है? शॉर्ट वर्जन है, उसकी कुछ लिमिटेशन है। वेबसाइट में वो फ्रीडम है, मतलब सभी कुछ चीजें हैं, लेकिन मोबाइल के स्पेस के कारण, उसके छोटे स्क्रीन होने के कारण, उसके हिसाब से जो कस्टमाइज कर दिया जाता है उसी वेबसाइट को, उसी को कहा जाता है व्हाट, ऐप। जब आप कॉलेज का फॉर्म भरते हो तो ऐप से नहीं भरते हो, वो वेबसाइट से भरते हो। तो ऐप और वेबसाइट का फर्क मालूम रहे। वेबसाइट ऐप जो है वो कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहा, वहां तो वेबसाइट से ही चल रहा है। तो ऐप एक कस्टमाइज वर्जन है मोबाइल के लिए वेबसाइट का, जो कि छोटी कैपेसिटी में उसको आपके कंप्यूटर में डाल ही दिया जाता है, और वो ऐप एक बार आप डाउनलोड कर लिए तो जो कि आप डाउनलोड करते वक्त ही देखते हो, बोलता है सारा यस यस करते जाओ, यानी हम आपके जितने भी कांटेक्ट लिस्ट में है उनका एक्सेस रखेगा, प्लस कैमरा का एक्सेस, यानी वो आपका सारा एक्सेस ले लेता है। उससे बहुत सारे लोग जो ज्यादा उस लेवल के हैं उनको लगता है भाई मेरा प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी उनके पास क्या है, जा रहा है। तो बहुत लोग नहीं भी रखते हैं, और ऐसे भी स्मार्टफोन लेते ही वो लॉगिन मांगता है, जिससे कॉन्फिडेंसली चली जाती है। इसलिए जो लोग भी वो सेक्रेट सर्विस में है, डिफेंस या जो भी, वो लोग अभी भी वो बिना स्मार्टफोन यूज करते हैं।
क्योंकि कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए वो डब्बा फोन ही उनका क्या होता है, यूज होता है। जब मूवी या बहुत जगहों तो दिखेगी तो उनको लगता है कि नहीं, मैं अपने इंफॉर्मेशन को कहीं शेयर नहीं करना चाहूंगा, तो वो लोग स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं। क्योंकि स्मार्टफोन यूज करने का मतलब है, और कोई ऐप ले या ना ले, गूगल तो ले ही ले रहा है। क्योंकि लॉगिन जब कर रहे हो तो सारा ट्रैक रिकॉर्ड या कंट्रोल तो आप उसको क्या किए, दे ही दिए। बाकी तो जो ऐप डाउनलोड करेंगे वो भी लेंगे। जैसे वो एक ट्रू कॉलर साइट ऐप है, आखिर वो हुआ कैसे काम, मतलब जिन बंदों ने उसे इंस्टॉल किया उसके नाम में जो है वो तो लिया ही। चलो आपने इंस्टॉल नहीं भी किया, बट आपको जो बंदा कॉल किया तो वो तो अपने मोबाइल में उसे सेव रखा होगा। वो जो बंदा उसे सेव किया था, जिसके मोबाइल में ट्रू कॉलर ऐप डाउनलोडेड है, ट्रू कॉलर वहां से आपका नंबर या नाम को क्या करता है, सेव कर लेता है। और ज्यादातर लोग जो आपका उस नंबर का नाम दिए हैं, बाकी जब भी आप किसी को कॉल करते हो तो आपका वो नंबर नाम क्या करता है, उसको शो कर देता है। तो ट्रू कॉलर तो वो प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल पार्टी था कि कौन बंदा फोन कर रहा है, उससे उसको पता क्या है, चल जा रहा है। तो उस तरह से वो ऐप काम कर रहा है। तो ऐप एक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जिनको भी बनाना आता है, किसी के लिए भी वो कस्टमाइज क्या करते हैं। और ये ऐप एक ऐसी चीज हो गई, वेबसाइट वेबसाइट में अब हमेशा तो कंप्यूटर नहीं और मोबाइल के स्क्रीन का वो जो लिमिटेशन है छोटा, वो पूरा दिखता नहीं है, तो वो सही से यूज नहीं हो पाता है। बट ऐप होते ही वो कस्टमाइज हुआ। और इंसान आजकल अपने हर एक हरकतों को ऐप में क्या किया, डाल दिया है धीरे धीरे। मतलब एक छोटा से छोटा बिजनेस भी ऐप बना लेता है, और बना के चाहे तो बेच सकता है कस्टमाइज करके। जैसे कि अपने ज्ञानार्जन का ही जो ऐप है, वो भी तुम्हारा एक कंपनी से लिया हुआ, खरीदा हुआ। अब उसने एक एजुकेशन के लिए ऐप बनाया, और वो हमारे जैसे हजारों लोगों को वो क्या किया, बेच दिया। सबसे एक नॉमिनल अमाउंट लिया, सबका करीब करीब कोचिंग में जो पढ़ा रहे हैं सबका नेचर तो एक ही है, तो एक भी सही से बन गया और बेच दिए तो करोड़ों में वो कमा लेते हैं। हाँ, मेंटेन करने का एक हेडेक है, बीच बीच में प्रॉब्लम आता है तो उनको एक टीम रखना पड़ता है, इसलिए कभी कभी वो खुलता नहीं, या जो भी है सर्वर शट डाउन है, क्योंकि तो वो लोग उस समय काम कर रहे होते हैं। तो ऐप सिंपल सा एक वर्जन है, और मार्केटिंग के इस दुनिया में छोटे छोटे काम। कभी तुम कभी किसी बड़े अपार्टमेंट में जाओगे तो उनका सिक्योरिटी सिस्टम भी ऐप पे है। मतलब वो मेन गेट पे पूछ लेते हैं, भाई कौन सा फ्लोर पे जाना है। अब जाना है तो सीधी बात है, पहले वो लोग कॉल करते थे घर वाले को कि आपके घर पे कोई आया है। अभी ऐप के माध्यम से पूरी सोसाइटी कनेक्टेड रहती है। जैसे ही कोई आया, ऐप में मारते हैं, उसको नोटिफिकेशन चला जाता है कि भाई कोई इस नाम से आपके लिए क्या है, आया है। पहले क्या, रजिस्टर में लिखो, फिर उससे बात करो, तो वो टाइम कंज्यूमिंग था। ऐप उस काम को क्या करता है, बहुत सिस्टमाइज कर देता है, और उसमें आप अलग अलग फीचर्स क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, जिससे कि उसको लगता है कि पेन कॉपी प्लस एक कनेक्टिविटी, ये टेंशन ही क्या रहा, खत्म रहा। अब वो अमेजन के ऐप की खूबी देख लो, आपने ऑर्डर किया, इमीडिएटली जिस बंदे को वो सामान पैक करना है उसको नोटिफिकेशन चला जाता होगा कि भाई ये ऑर्डर इस एड्रेस का, इस सामान का क्या हुआ है, मिला है। सामने वाला उसे दुकान वो जो पैक वैक करके रेडी रखा,
साथ ही साथ वो जो बंदा डिलीवरी करेगा उसको भी नोटिफिकेशन चला जाता है कि एक सामान यहाँ से लेना है और यहाँ देना है, तो वो भी उसके हिसाब से उससे जाके वो सामान को लेता है। और वो सॉफ्टवेयर इतना स्ट्रांग है कि जैसे ही वो सामान वहां से उठाता है वो भी उसी ऐप में रिकॉर्ड करता है कि मैंने इस दुकान से सामान क्या किया, ले लिया। और तुम्हारे उस ऑर्डर स्टेटस में क्या दिखता है कि सामान शिफ्ट हो गया, यानी भेजा जा चुका। अब मान ले कि तूने ऑर्डर दिया और वो सामान दिल्ली से आने का है। अब दिल्ली से आने का है तो दिल्ली वाले दुकान ने उसे पैक किया, वो पैक करके सामान जैसे ही शिफ्ट हुआ दिखाया कि चला। अब होता क्या है कि वहां दिल्ली का जो लोकल वाला जो अमेजन का कलेक्शन वाला है, वो लोग जैसे सामान देते हैं वैसे ही क्या करते हैं, कलेक्ट भी करते हैं, जैसे रिटर्न वाला आपसे कलेक्ट करते हैं। बस दुकान से कलेक्ट करने वाले बंदे अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग दुकान है। या कभी कभी उन्हीं को ये जिम्मेदारी कि भाई सुबह तो डिलीवर कर दिया, शाम तक वो सामान भी दुकान से क्या कर ले आ। ऐप में है, उनको मालूम है कौन कौन से दुकान से सामान मुझे लाना है। वो ला के अपने लोकल वाले को दिए। लोकल वाले के पास एक गाड़ी जो सामान लेके आई थी, जैसे ही वो उतारी साथ ही साथ इधर से ये सामान ले जाके मेन वाले को दे दी। मेन वाले से वो सामान दिल्ली का है तो आजकल दिल्ली वो उसे एयरपोर्ट लेके चला गया, क्योंकि जितना पैसेंजर शिप देखते हो ना, उससे ज्यादा कार्गो शिप है आजकल सामान जल्दी आने के लिए। तो कार्गो शिप यानी जो एयरक्राफ्ट है, वो कार्गो प्लेन, वो क्या है कि एयरपोर्ट के एक हिस्से में जो सामान है वो वहां से सामान को, मान लो दिल्ली में से कार्गो शिप चलेगा तो उसे मालूम है कलकत्ता और अलग अलग शहरों में वो जाना है। जो प्लेन पैसेंजर को ढोता था उसमें बहुत सारे सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लोग हैं, मरने का डर है। कार्गो में जब वो प्लेन पुराना होता तो उसी पैसेंजर को ही उसको कार्गो में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं जब वो ईयर खत्म होता है। अब वो पैसेंजर के सेफ्टी के हिसाब से सही नहीं रहा तो हर एक बड़ी कंपनियों ने जैसे लॉरी खरीदते हैं, बड़े बड़े कार्गो शिप भी अपने अपने क्या है खरीद लिए हैं, जब उनका लेवल ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है तभी वो आजकल इतना फास्ट डिलीवरी कर रहे हैं। अब वो कार्गो शिप दिल्ली से चला, कलकत्ता उतार दिया। अब कलकत्ता उतरने के बाद वहां से जो मेन एजेंस वाला था वो लिया, वहां से फिर आपके पास लोकल में आ जाता है। और जैसे जैसे वो सामान एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे को हैंड ओवर करते हैं, साथ ही साथ वो मोबाइल में या कंप्यूटर पे अपडेट क्या है करते जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि सामान का स्टेटस कहाँ है। आपके लोकल वाले के पास आ गया तो वहां भी दिखता है कि लोकल वाले के पास आ चुका है। और जिस दिन सुबह वो बंदा जो आपको डिलीवरी करने के लिए उठाएगा, तो हर एक लड़कों को दे दिया जाता है कि ये 40 जाके डिलीवर करो। अब 40 जब दे रहे हैं तो वो साथ ही साथ बस ऐप का कहानी है, टिक करते जाते हैं कौन कौन सा इस बंदे को दिए, और वो उसके कोटे में आ जाता है कि इतना सामान तुम डिलीवरी करने के लिए क्या है निकला। समझ जाओ कि उस कागज की दुनिया में वो होते तो कितना सरदर्द होता। मोबाइल के ऐप में वो मोबाइल से वो सारा काम को उसे कंट्रोल किए जा रहे हैं, बट वो अब जब वो सामान आपके पास लेता है तो आप भी जानते हो हरकत क्या होती है। आपका कैश ऑन डिलीवरी है तो फिर ऐसे तो पेमेंट है तो उसको दिखाई ना डिलीवरी वाले को कि इसका सामान का पेमेंट हो चुका, वो सिर्फ देके चला जाता है। कैश ऑन डिलीवरी है तो पहले बोलता है पेमेंट करो। कैश देते हो तो उसको सरदर्द हो जाता है, वो चाहता नहीं है कि आपसे कैश ले, बोलता है सर ऑनलाइन क्या करिए, पेमेंट कर दीजिए। कैश ऑन डिलीवरी में कि आप ऑनलाइन दे दो, क्योंकि कैश देने का मतलब है
फिर वो आपसे ले, गिने, रखे और फिर वो कैश लेके ढोता फिरे, उसके लिए तो सर दर्द है। जहां जमा करेगा उसके लिए भी एक आदमी चाहिए, वो उसको रखे। वो बोलता ऑनलाइन दे दीजिए। इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां अमेजन कैश ऑन डिलीवरी देती है। दुनिया के किसी भी कंट्री में उसका कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। पहले से दे दो, कोई कैश ऑन डिलीवरी का कहानी नहीं। बस इंडिया का नेचर वैसा है कि वो उसे मानना पड़ा कि भाई कैश ऑन डिलीवरी नहीं देंगे तो आधे लोग तो खरीदेंगे ही नहीं, आधे लोग तो खरीदेंगे ही नहीं। अब वो कैश तुम जैसे ही उसे ऑनलाइन देते हो, इमीडिएटली उसके सिस्टम में दिखा देता है कि आपने पेमेंट क्या है कर दिया, चुपचाप वो चला जाता है। ये सारा स्टोरी उस ऐप ने बहुत अच्छी तरह से क्या किया है, इंटीग्रेट कर लिया है। रिटर्न होता है तो आप उसी ऑर्डर के अगेंस्ट में रिटर्न मारते हो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन चला जाता है। जो बंदा डिलीवरी करने आता है वो रिटर्न भी आपसे लेके चला जाता है। तो ये सिस्टम, ऐप वो सॉफ्टवेयर वर्जन है। यदि ऐप का भी प्रोग्रामिंग सीखे होते तो किसी भी इंसान की छोटी सी जरूरत को एक ऐप यदि बना देते हो तो उस बंदे को लगता है यार मेरा बहुत सारा काम हल्का कर दिया। और इसीलिए ये चीज बहुत मोमेंटम गेन कर चुका है। स्कूल का सॉफ्टवेयर भी सब ऐप में चला गया। फीस पेमेंट से लेके सब कुछ वो लोग ऐप से ही कंट्रोल करते हैं। गार्जियन को भी बोले आप ऐप डाउनलोड कर दो, और डाउनलोड करते वक्त दो टुकड़ा दिखाता है, आप स्टूडेंट हो या वॉट गार्जियन हो, फिर उस हिसाब से उसके मोबाइल में वो दिखता है। बड़े बड़े स्कूलों का बहुत बढ़िया फंडा है। बच्चा एब्सेंट हुआ, वो भी नोटिफिकेशन गार्जियन को कि आज आपका बच्चा आया नहीं है। बच्चे को कितना मार्क्स मिला वो भी नोटिफिकेशन इमीडिएटली उसको मिल जाता है। तो सारा ट्रैक रिकॉर्ड उस ऐप से क्या है, फीस लेना देना, उस बच्चे की हर एक हरकत को उस ऐप में टीचर जो है उसको भी बोला काहे को खाती कॉपी पेन खाता पे लिख रहे हो। टीचर के लिए भी ऐप का वर्जन उसके मोबाइल में है। या तो वो कंप्यूटर से करे या व्हाट मोबाइल से करे, तो वो सारे स्टूडेंट का डेटा उसी में डालते जाती है। ना तो प्रिंसिपल को जाके अलग से बोलना है, कागज पत्तर देना है। कॉपी चेक हुआ, नंबर भी उसी जगह उस ऐप में क्या किए, डाल दिए। ये फायदा है जो उस टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसके कारण मैन पावर कम लग रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट में वो बढ़ाता भी है। लेकिन जो जानते हैं उसके लिए तो उस स्कूल को लगता है यार कोई एक बंदा होता जो संभाल लेता है, ये सारा पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करवा देता, तो वो एक बहुत आसान पार्ट हो गया। और ई कॉमर्स का आजकल एक बेस हो गया है व्हाट, वो ऐप। कभी जिंदगी में किसी का प्रॉब्लम देखो तो वो लोग ऐप में उसे डाल दिए। जैसे मैंने कहा वो अपार्टमेंट का सिक्योरिटी सिस्टम से लेके क्या नहीं है। कभी एक दिन मेरे दिमाग में आया, एक मिठाई के दुकान में रात को था तो मुझे लगा इसके लिए भी एक तो ऐप बना देना चाहिए। और वो ख्याल इसलिए आया कि बंदा रात को देख रहे मिठाई गिन रहा है। अब मिठाई क्यों गिन रहा है, क्योंकि मालिक रहता नहीं है तो सारे एम्प्लॉई हैं। अब दो चार ब्रांच होता है एक दुकान का, तो जब मिठाई आता है तो गिन के क्या होता है, आता है और फिर वही रात को रिपोर्ट करता है कि इतना बैलेंस बचा और ये रहा कैश। मालिक के लिए तो संभव नहीं है ना भाई 24 घंटा दुकान पे बैठे रहना। एक भी दुकान है तो वो बीच में तो जाएगा। अब एम्प्लॉई पैसा चुराया नहीं चुराया क्या है वो सारा हिसाब भी है। तो वो लोग ऊपर से एक मिठाई दुकान वाला तीन चार ब्रांच भी लोकल में रखने लगा है। अब कावानास का बाली में भी ब्रांच है तो यहाँ भी ब्रांच है। तो ऐसे मिठाई दुकान वाले का अलग अलग ब्रांच भी है। तो मैं जब रात को 10:30 बजे उत्तर पड़ा एक दुर्गा पूजा के विसर्जन में घूमने गया था और जब उधर से आ रहा था
एक दुकान है बड़ा सा, अमर मिष्ठान भंडार। तो वो बेचारा देख रहा है कि रात को काउंट कर रहा है। टेंशन हुआ, जैसे ही मैंने कहा 4 पीस ये दे दे, पहले तो वो दिमाग उसका खराब हुआ, ये गिन चुका था, फिर 4 घट जाएगा, अब फिर उसका बैलेंस क्या करना होगा, ठीक करना पड़ेगा। तो वो बोला, फिर भी दिया, लेकिन फिर उसको काट के वो काउंटिंग क्या करना पड़ा, ठीक करना पड़ा। अब जब वहां से जब बन के आ रहा, तो वो तुम्हारा रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ से रोज रात को बंदे का 1 से 2 घंटा वो गिनने में, कौन सी मिठाई कितनी बची है, जो वजन का है वजन करो। ख्याल आया कि यार जब दुनिया इतना सारा चीज बना ली, तो इसके लिए एक तो ऐप का है नहीं बना दी। उस ऐप में क्या डालना था, उस ऐप में मॉड्यूल अलग अलग होते हैं। जब ईआरपी सॉफ्टवेयर की बात होगी तो उसमें मॉड्यूल की बात होगी। एक सिंपल सा ऐप उसमें बना देता। जब वो बन के निकला था, तो बंदा लिख देता कि भाई इतना इतना पीस हम क्या किए हैं, भेजे हैं, और वो मिठाई का आइटम क्रिएट हो जाता उसमें। राजभोग संदेश जो भी है, 10 20 आइटम जितना भी है, नंबर ऑफ पीस भी वहां से आ जाता। तो अलग से बंदे को कागज भी लेके नहीं आना था, सारे एम्प्लॉय के मोबाइल में वो ऐप दिख जाता, सबका कंट्रोल उसके हिसाब से। तो फैक्ट्री वाला जब मिठाई बेचता तो लिख देता है कि इस जगह पे इतना सामान हम क्या कर रहे हैं। आइटम तो पहले से क्रिएटेड है ही है, वो रोज क्रिएट करने का जरूरत, तो खाली बगल में क्या सेलेक्ट करना था उसको, वो दुकान का ब्रांच जो भी है, और नीचे लिस्ट आता ही, स्लाइड वाला कहानी है। पहला आइटम 200 पीस, 200, दूसरा आइटम, इसी तरह से वो सारा आइटम को वहां क्या करता, स्टोर कर देता। कागज में वो रोज बैठ के लिखो, और मोबाइल में हो जाता, वो सामान वैन वाला भी लेके जाता, वहां उतर भी जाता, उसको भी कागज रखना नहीं था कि आज भेजा क्या गया। रात को वो क्या करता, सिंपल सा काउंटिंग करके लिख देता कि बचा कितना। ऐप सीधे सीधे कैलकुलेशन कर लेता, इतना बिका है और इतना रुपया होना चाहिए, मालिक बोलता इतना रुपया दे। अब वो बैठ के मल्टीप्लाई करो, फिर जोड़ो, फिर बैलेंस निकालो, इतना सरदर्द काहे पे। और यदि उसी को सिर्फ बैलेंस का एक सिंपल ऐप रहा ही, बंदे का जो रात का 2 घंटा रोज जा रहा है, ऊपर से झूठ मूठ का एक अकाउंटेंट भी रखना पड़ रहा है। एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, पढ़ा लिखा नहीं है, एक को रखना पड़ा, लिख भाई हिसाब किताब क्या है। यहाँ वो अकाउंटेंट का रोल खत्म, बोला सर आप तो बेरोजगारी बढ़ा रहे हो। वो दुकान वाला जो एम्प्लॉय था वही खाली मार देता, 20 पीस 24 पीस, कहानी काउंटिंग का खत्म हो जाता। जो अभी जो मेरे गिनने के बाद गया, उस पैसे को अलग कर देता। वो पता चल जाता है कि कितना मिठाई बचा है और कितना। अब इससे बहुत सारी चीजें देख क्लियर है। मिठाई बनाने वाले को भी पता चलता है कि इतना पीस पड़ा है, तो ये थोड़ा कम भेजेंगे। अब ये एक मॉड्यूल है, ईआरपी के सॉफ्टवेयर में हम लोग कहते हैं ये एक मॉड्यूल है, कि इतना ही सिंपल ऑपरेशन उस मिठाई वाले को जाके बोलते भाई 5,000 रुपया एक ऐप का लेंगे साल का, लालच दिया 2,000 लेंगे साल का, बोलिए ऐप खरीदेगा। बोला क्या फायदा, 2,000 हम क्यों दें। सिंपल सा जवाब देते, एक आदमी तेरा कम कर देना, 1,20,000 रुपया 10,000 का महीना देता होगा, साल का तेरा कितना बचा, 1,20,000 रुपया, और बदले में ले कितना रहा हूं तेरे से, 2,000। बोला सर इतना सस्ता है, बहुत सारा उसमें भी कहानी है। एक दुकान है तो 2,000, 4 दुकान है तो 8,000 लेंगे। इस ऐप से तू पूरा कंट्रोल कर सकता है, घर में बैठ के सो, दुकान चलाने वाले दुकान क्या है, चला रहे होंगे। चोरी का जो स्कोप है या फिर गलतियों का स्कोप है वो मिनिमम, गलतियों का जो स्कोप है वो क्या है, मिनिमम। बट हमारे लिए सरदर्द कम नहीं है।
रात को मेरा ऐप का लिंक ही फेल हो गया तो क्या करेगा वो? हमें वो अटेंटिव रहना। दुनिया में काम आसान नहीं है इतना कि भाई आपका ऐप काम नहीं कर रहा, हम रात का रिकॉर्ड कैसे करें? तो तुम्हें कुछ तो एक मैकेनिज्म क्या करना होगा, देना पड़ेगा। ठीक है भाई, ऑफलाइन हमको वो तरीका कि जब सर्वर ठीक होगा तो वो सीधे इंटीग्रेट कर लेगा, ऑफलाइन या कुछ भी अपने को मेंटेन करना होगा। अब वो 2,000 बोला, सर इससे फायदा क्या रहा? वही ऐप मैं 100 मिठाई वाले को बेचूंगा। ऐप का तरीका तो वही है, वही ऐप मैं 100। अब यहाँ मार्केटिंग का एक आदमी चाहिए, वो समझाए जाके मिठाई वाले को, देख भाई तेरे यहाँ देख रहा हूँ हेडेक है, तो ये काम कर, ये ऐप खरीद ले। पहला फायदा तो दिख ही गया कि यार एक एम्प्लॉय मेरा नहीं भी रहेगा तो काउंटिंग काउंटिंग। और मोबाइल है तो सबके मोबाइल ऐप है, मोबाइल में डाल देंगे, अलग से हमको ऐसा नहीं कि कंप्यूटर सर्वर इतना कुछ बनाना है। अब वो सिर्फ मिठाई वाले की देख ले, वो रात का जो 2 घंटे का काम था पहले तो वो 10 मिनट में सलट गया। कितने मिनट में सलट जाएगा? सब कुछ तो वहां रिकॉर्ड है, ये खाली नंबर को गिन करके क्या करना है, कागज में लिखना, मल्टीप्लाई करना, जोड़ना, ये सारा कहानी क्या हुआ, उड़ गया। तो आप जब कहीं भी यदि एक पार्ट देखते हो तो आप उसे एक ऐप में डाल सकते हो सकता है कोई कंपनी बना चुकी होगी। और ये ख्याल पिछले साल ही दुर्गा पूजा में था, तभी समझ में आया। हाँ, अब ये है कि वो ऐप बनाने वाला एक टेक्निकल बंदा चाहिए, एक मार्केटिंग वाला बंदा चाहिए, प्लस यदि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो एक तो हमको स्टैंड बाय में बंदा रखना पड़ेगा। बट ध्यान रख, इसीलिए इस तरह के काम में पैसे बहुत हैं, बिकॉज एक भी सही से बन गया ना तो तू उसे हजारों लाखों लोगों को क्या कर सकता है, बेच सकता है। अभी तो मैंने सिर्फ उसमें एक मॉड्यूल बोला, दूसरा मॉड्यूल उसमें और जोड़ सकता था जिससे और टेंशन कम हो जाता, गिनने का टेंशन एक तरह से क्रॉस चेक भी हो जाता। हम लोग मिठाई खरीदते हैं, सामने वाला बिल देता है, बोला देख भाई उसमें एक मॉड्यूल ये भी है कि जब कोई कस्टमर खरीदे तभी लिख दे 3 पीस ये। अपने आप वो सारा चीज को क्या कर रहा है, काउंट किए जा रहा है, बिल बने जा रहा है। तो दुकान में एम्प्लॉय भी 2-3 टाइम में है तो वो भी समझ में आएगा कौन बेच रहा है। तो आप उसमें वो भी जोड़ दो, एक मॉड्यूल कि बिलिंग वाला काम भी क्या इसी में। तीसरा मॉड्यूल, आप जो चीनी मैदा खरीदे हो, कितना पीस बना नहीं बना, उसका भी रिकॉर्ड हम इसी में रख सकता है कि भाई 5 गुना चीनी खरीदा 500। और उस हलवाई को भी इंस्ट्रक्शन था, भाई संदेश बनाने के लिए कितना चीनी निकाला, मैदा निकाला। तो वो जो परचेज वाला रिकॉर्ड है वो भी उसी के अंदर क्या किया, वो भी हिसाब उसी में चल गया। तो परचेज वाले से ये भी समझ में आ रहा है कि किसमें कितना लग रहा है, वो आपको सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग कर लेना होगा। तीसरा मॉड्यूल, परचेज और मैन्युफैक्चरिंग का रिकॉर्ड भी वो क्या किया, रख लिया, जो कि आज तक उसे बस ऐसे ही पता था कि जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। चौथा मॉड्यूल, ऑनलाइन ऑर्डर। चौथा मॉड्यूल, ऑनलाइन ऑर्डर, कि कोई तेरा ऐप है तो वो मिठाई का सब कुछ किया ही है, ऐप पब्लिश रहा, कस्टमर वर्सन, मुझे 10 पीस ये सामान भेज दो, वो उससे इंटीग्रेट हुआ। ऑर्डर एडवांस जो भी है, मतलब यही है वो सॉफ्टवेयर की दुनिया। जो तू एक ऐप डेवलपर है, एक कंपनी है, और उस मिठाई वाले के लिए तूने ऐप बनाया और कहा यूजर वर्सन है, आउटराइट नहीं है, बिकॉज तेरे को ही नहीं, यही ऐप मैंने सारे को क्या किया है। अब तेरी मार्केटिंग टीम बढ़िया है तो वही ऐप को तू लाखों लोगों को क्या कर सकता है, बेच सकता है। तो 2,000 छोटा वैसे लग रहा था,
बट तू बेच रहा है वही ऐप किसको? लाखों को। अब तेरा टीम उसके हिसाब से हो, क्योंकि वो जो डेटा स्टोर हो रहा है ना, उसकी सेफ्टी से लेके बहुत सारा तुम्हारा क्या रहा, हेडेक रहा, वो तुमको कंट्रोल मेंटेन करना पड़ेगा। बिकॉज सारा तो सर्वर आप ही के पास है, वो आपको वो सारा सेटअप करके रखना पड़ता है, जिससे उस कस्टमर यानी मिठाई वाले का तुम हेडेक पूरा का पूरा क्या किया, खत्म कर दिया। और उसे लगता है कि यार दो कौन बोले, 20,000 भी मांगता तो हम क्या करते, दे देते, मेरा तो सरदर्द ही खत्म कर दिया इन सब चीजों का। और ऐसे ही हर एक फील्ड में लोग बना रहे, बन भी चुका होगा, बस ये है कि मैं लोकल वालों को यूज करते हुए नहीं देखा, वो तो गिनते हुए ही देखा। कोई उसे बेच नहीं पा रहा या आके बेचेगा, हो सकता है 6 महीना साल भर के बाद वो लोग उस सिस्टम में क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही आसान तरीका है उस काम को उस तरह से कन्वर्ट कर देने का। दिस इज, ये सिस्टम है उस ई कॉमर्स के बेस का, जिससे कि वो काम आसानी से क्या है, किया जा रहा है। तो बात थी कि ऐप तो एंड्रॉयड था जो भी था, मैं बात ये कर रहा था कि आप एक सेलर हो, बेचने वाले, आप एक बायर हो। तो सेलर यदि अपना ऐप बनाता है तो वो डायरेक्टली बायर को बेच रहा है। तो बायर जब उस ऐप पे जाता है तो सिर्फ और सिर्फ इसी सेलर का दिख रहा है। लेकिन एक बंदा जिसको कहते हैं एग्रीगेटर, वो क्या किया है, वो कोई सेलर नहीं है, बस वो ऐप अपना बनाया, अमेजन, और सारे सेलर को क्या बोला, सेलर ए, बी, सी, कि भाई तुम लोग अपना ऐप का हेडेक काहे लिया है, और तुम लोग अपना ऐप बनाएगा तो डिलीवरी का टेंशन भी तुम्ही को लेना है। तो अमेजन ने ए को कहा कि तू अपना सामान मेरे ऐप में काहे नहीं स्टोर कर देता है, और ए बी सी की तरह हजारों सेलर अमेजन पे अपने प्रोडक्ट को क्या किए, इनलिस्ट कर दिए। अमेजन पे क्या किए, इनलिस्ट कर दिए। जब इनलिस्ट कर दिए तो ये सारे सेलर हैं। सबसे बड़ा बात कि जैसे ही अमेजन पे ये सारे लोग आए, अमेजन का साइट अपने आप में ये हो गया कि जो चाहिए तुमको वहां मिलेगा, जो चाहिए, क्योंकि इंडिया के सारे सेलर अपना अपना प्रोडक्ट वहां क्या किए। लेकिन यदि आप एक ही सेलर हो, एजियो तो सिर्फ कपड़ा ही बेचेगा भाई। तो जब आप वो वेबसाइट खोल रहे हो अमेजन का, एक स्पेंसर, ग्रोफर्स, अमेजन, बिग बास्केट, जियो मार्ट, टाटा क्लिक, उड़ान, ये सब तो है ही है। तू जब अमेजन पे जा रहा है सारे प्रोडक्ट इनलिस्टेड है, यानी सबके सेलर अमेजन नहीं है, अमेजन सिर्फ दोनों को मिला रहा है, अमेजन सिर्फ दोनों को मिला रहा है। अमेजन, स्विगी, कुछ है डायरेक्ट सेलर। जब तू कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे, पहले तू जब एक बार स्टोर कर लिया तो तेरा सारा डेटा तो उसके पास ही है। इवन इफ आज तक तूने खरीदा क्या, वापस क्या किया, सबके सब एक के बाद एक आपके क्या है ही है। तो ऑर्डर भी तेरा सारा का सारा जो भी है, अमेजन प्राइम खरीदा, कुछ भी खरीदा, एक के बाद एक रहेंगे। इसके बाद चला तो अब यदि तुझे कुछ भी चाहिए तो खुद खोज ले भाई, उसने बहुत अच्छी तरह से उसे डाल ही दिया था। अब उसमें सपोज कर कि तू एक कंप्यूटर ही खरीदना चाहता है या कुछ भी, मोबाइल ले, अब मोबाइल यदि लिया तो वीवो का मोबाइल ले लिया, अंडर 10,000 जो भी खरीदा, ये जो सारे आ रहे हैं, ध्यान से देखना, जो चीज तुझे यहाँ देखना है
अब ये सारे प्रोडक्ट एक के बाद एक देख रहे हैं। मान ले कि तूने यदि कोई भी एक प्रोडक्ट से लिया, अब ये प्रोडक्ट जाते ही यहाँ सीधे सीधे दिखता है क्या, उसके बारे में सारा डिटेल, साथ ही साथ सर। सर।
टाटा को लगता था कि यार सबका है, हमारा ऑनलाइन कुछ खास प्रेजेंस नहीं है, इसलिए उसने भी कूदा। तो यहाँ जो अलग अलग ई कॉमर्स है, हर एक जरूरत को रखा गया। और ये जो सारी कहानी है, इसमें से दो चीज पहले उठा लो, दो तीन चीज। बी टू बी, बी टू सी, बी टू जी, या एम कॉमर्स, ऐसे और भी नाम होंगे। ये बी टू बी का मतलब क्या? एक बिजनेस दूसरे को बेच रहा है, यानी कंज्यूमर को कोई एक साइट, ऐप जो सिर्फ बिजनेस को बेचता है, कोई एक साइट जो सिर्फ बिजनेस को बेचता है। उड़ान, नाम क्या है? उड़ान। आप कंज्यूमर हो, आप यदि वहां जाओगे तो वो आपको नहीं बेचने वाला, बोलता हम नहीं बेचेंगे। तो जब उड़ान की कहानी बोलोगे तो वो सिर्फ क्या है, पहले वो बोलता है कि भाई बेचेंगे, पहले ट्रेड लाइसेंस दे, जीएसटी का पेपर रजिस्टर कर, तभी तू क्या है खरीद पाएगा। अमेजन में भी अमेजन बिजनेस है, वहां पे सामान थोड़े सस्ते हैं। रीजन, तुम एक पीस खरीदेगा, हम 100 पीस खरीदेगा, और हम भी तो कहीं से खरीद के लाके बेचेंगे। तो वो भी एक साइड है कि यार बी टू बी में जो है उनको मालूम है कि यार एक भी कस्टमर रहा तो वो बल्क में खरीदेगा। तो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर कंपनी इस साइड पे भी रहे। और एक था मेरे ख्याल से एम से कुछ था, दो साइट है। तो ये जो सारे हो गए वो क्या हो गए? बी टू बी। बी टू बी, बी टू सी, ये तो चलो सब लोग आ गए सारे। सी टू सी कौन है? कोई साइट बता। ओएलएक्स। कौन बेच रहा है? कंज्यूमर ही बेच रहा है। खरीद कौन रहा है? कंज्यूमर ही खरीद रहा है। तो एक तरह से क्या रहा वो, सी टू सी। लोग अपना फालतू फालतू चीज भी बेच देते हैं, बस एक्टिव रहना पड़ता है। कबाड़ी वाला 100 रुपया दे रहा है, तो वहां पे डाल तो सही पहले। हो सकता है कि अपना 100 की जगह 1000 में बेच के तू निकल गया। बस बढ़िया से उसका महिमा मंडन करना पड़ेगा, बढ़िया से फोटो लेना होगा, और तू फिर उसे डाल दे। और ओएलएक्स की कहानी पे नाम भी सुनता था, लेकिन उनको मालूम है कि ओएलएक्स वाले में बस, उसको बाद में लगा तो उसने कुछ अलग साइट, मतलब अपनी हरकतों को थोड़ा चेंज किया। अब लोग अपना अपना बेच रहे हैं जो भी है। तो इस तरह से वो जो बेच रहे हैं, तो यहाँ ध्यान रखना हुआ क्या, लाया तो गया सी टू सी, लेकिन यहाँ बेचने वाला कंज्यूमर तो खरीदने वाला जानता है कौन ज्यादातर? वो जो कबाड़ी वाले हैं ना, वही ज्यादा देखना कि वो तुमको फोन कर देंगे जैसे ही डाला, क्योंकि वो उसको रिफर्बिश करके फिर किसी को क्या करते हैं। तो नॉर्मल कंज्यूमर कम, बट सबसे ज्यादा खरीदने वाला इसमें है कबाड़ी वाला। और बेचते वक्त भी कभी कभी वो लोग उसको रिफर्बिश करके क्या कर रहा है, सही करके बेच दे रहा है। कभी सुना है कि बेड 50,000 में भी बिकता है, बेड, पलंग। पुराने जमाने के पलंग बहुत ज्यादा दाम में बिकते हैं, क्योंकि लकड़ी की क्वालिटी ऐसी होती है। आजकल वाला नहीं खरीदता वो लोग, बोलता है इसको लेके क्या करेगा, प्लाईवुड है। बट पुराने जितने भी पलंग है, वो लोग 40-40, 50-50 हजार या लाखों में भी खरीदते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो पलंग का क्वालिटी क्या है। क्योंकि उनको लगता है अच्छा खासा फायदा है।
नया वाले के हिसाब से पुराने वाले में 30-40% कम मिल जाता है। तो उनको लगता है नया लकड़ी लेके बनाओ, उससे बढ़िया पुराना ही लोगों का ले लो। और लोगों की मानसिकता भी बदल चुकी है। एक गलत बात, यार ये दादाजी के जमाने का पलंग है, क्या होगा, बेच इसको, नया वाला खरीदेंगे। मॉडर्न इंटीरियर में वो दादाजी वाला पलंग फिट बैठता नहीं है। इंटीरियर में दादाजी का पलंग तो फिट बैठ ही नहीं रहा भाई। तो वो उसे बेचने में क्या करते हैं, डाल देते हैं। बट उनको नहीं मालूम कि भाई उसको कोई लाख रुपए में खरीदने के लिए क्या है, और तू जो लेगा उसको कल 10,000 में भी कोई नहीं खरीदेगा। तू जो लेगा उसको कल 10-20 हजार में भी कोई खरीदने वाला नहीं है। तो जो बेड है, कभी कभी ओल्ड बेड भी यदि बोलोगे तो अलग ही दाम पे बिकता है, 25-15 हजार। कुछ लोग दुकान वाले भी इसी में अपना डाल देते हैं, बोलते हैं पुराना छोड़ नया के दाम पे ही बेच देते हैं। तो अजीब अजीब बात, अभी देख इसको भी 2,500 में बेचना चाहता है। हम लोग तो उसको ठंडा के दिन में आग जला के ताप भी लेते हैं। तो बेचने की कहानी में तो कुछ भी बेच रहे हैं लोग, बस उसे सही से डाल देना है। तो C2C, B2B, B2C, B2G, बिजनेस किसको बेच रहा है? गवर्नमेंट भी बहुत बड़ी कस्टमर है। गवर्नमेंट भी तो सामान क्या है, तो जो ऑनलाइन पोर्टल वो गवर्नमेंट को ही बना के रखे हैं। G2C, आजकल तो सरकार अपना सारा लाई दी, ऑफिस जाने का तो टेंशन। आपको जो लेना है, अपना म्युनिसिपल टैक्स जमा करना है, ट्रेड लाइसेंस, ये वो सब किस पे, ऑनलाइन। तो दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है। कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कहीं इधर भी तो फिट बैठ सकते हो, कोई भी हरकत में जाके, कोई भी हरकत में जाके फिट बैठ सकते हो। और यही दुनिया, इतना तो मालूम है, फ्यूचर में रहने वाली है। फ्यूचर में रहने वाली ही क्या है, खाली बस इंसान अपने सुकून के लिए ही बाहर है, फिजिकल जो भी है। लेकिन रहेगी ये बिकॉज इसमें दोनों को आराम है, दोनों को। लास्ट में रियल तो आना ही है। हम ऑर्डर ऑनलाइन कर भी दे तो सामान तो आएगा ही भाई। तो इसमें हजार काम है। बट तुमको भी मालूम है कि इसमें किस में जाना बेटर। देख लो, वो जो ऐप डेवलपर है भाई, साल भर में कोर्स करके तो तू सीख ही सकता है। साल भर में ऐप डेवलपर का कोर्स क्या है, उसके बाद तो तेरी अपनी एक चीज जान लेना। सीख लेने के बाद सबसे जो मेन पार्ट है वो कौन सी, क्रिएटिविटी। ये मत सोच कि अब क्रिएटिविटी भी सिखाया जाता है, वो प्रोग्रामिंग सिखा देगा। क्रिएटिविटी तो तेरी है कि तू कहां तक सोच पा रहा है, तुझे एक रास्ता सिखाया जा सकता है। बाकी तो ये तेरी कैपेबिलिटी है। वो प्रोडक्ट लिस्टिंग छोटा छोटा काम है, उसके कंटेंट को राइट करना, एनालिसिस करना, प्रोजेक्ट करना, तो हजार तरह के उसमें अंदर काम रह गए। और वो कंट्रोल करने का जरिया बढ़िया, बड़ी कंपनियों को भी तो लोग लगेंगे ही। यहां बात थी इसमें सिर्फ और सिर्फ वही सारा, क्योंकि वर्ड था क्या 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 कवर होने वाला है, क्या क्या। देख, बढ़िया सामान, खराब सामान जो यूज हो गया, और बनाने के लिए तुझे क्या चाहिए, तो वो भी तो ऑनलाइन क्या कर, खरीद ले। तो बिजनेस जिसको मटेरियल वेटेरियल चाहिए, वो भी अपना सेटअप डाल के उल्टा अपना बना लेती है कि देख हमको ये चाहिए, जो जो इंटरेस्टेड है वो मेरे को क्या करे,
बेच दे, यानी खुद का एक साइट बना ली, दूसरे पे जाके नहीं जा रही है। रीजन भी है, वो अपने डेटा को किसी दूसरे को देना नहीं चाहती है। एक नाम तुम सुना होगा क्या, इंट्रानेट और इंटरनेट, अंतर क्या? ऐसा ऐसा हाल है ना, इंट्रा और इंटर, फर्क क्या? इंट्रा का मतलब है खुद में, इंटर का मतलब है दूसरे से। इंट्रा मतलब विद इन, इंटर मतलब बिटवीन। दो वर्ड्स का मतलब स्ट्रांगली रखना, कहीं भी जोड़ देते हैं, इंट्रा एंड व्हाट, इंटर। अब मेरे इस प्रेमाइसिस पे 19 कंप्यूटर है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो जो हो गया वो कौन सा हो गया, इंट्रानेट। मैं यहां बैठे बैठे राजू जी के कंप्यूटर पे यदि मैं बात करूं तो उनके सिस्टम को भी देख सकता हूं कि उनके सिस्टम में है क्या। OG8, ये मेरा OG4 है, तो मैं OG8 में गया, उनके डी ड्राइव में अभी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं जो भी, तो वहां से मुझे NG19 में जो बंदा स्टूडेंट बैठा होगा उसके कंप्यूटर को लेकर के देख लिया कि क्या रखा है उसने। NG19 दरवाजे के बगल में जो है वो है NG1, सॉरी 11, और वो उसका एक सीरियल नंबरिंग क्या है, किया है, NG11, 12, 13, 14, और उस दरवाजे तक जाते जाते NG20, तो 20 के बगल वाला जो है वो कौन है, 19। देख ले, अभी कोई बैठा होगा चालू है तभी उसके कंप्यूटर को मैं क्या कर रहा हूं, देख पा रहा हूं कि वो क्या कर रहा है, NG19 वाला। अब NG19 में जो लोग भी बैठते हैं वो लोग अपना अपना फोल्डर बना के रखते हैं जो सीखते हैं, जिसमें वो देख, तो वो जो पार्ट रहा कि यहीं बैठे बैठे वो, या फिर मेरा डेटा एक कंप्यूटर पे है और सभी को काम करना है, तो वो बैक ऑफिस हो, मैम हो या वो, वहीं से बैठे बैठे उस रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, सो दैट कि वो डुप्लीकेशन ना हो। इस हिसाब को बोला जाता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हैं, उसकी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी है। तो ये जो 19 कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा है उसको तू कह सकती है व्हाट, इंट्रानेट। ये मेरा क्या है, कोई दूसरा इस नेटवर्क में डुल नहीं सकता जब तक कि हम उसे अपने नेटवर्क में नहीं डालेंगे। बट इंटरनेट क्या हुआ, इंटरनेट में तो हम इस अमेजन के कंप्यूटर में भी जाके देख रहे हैं ना कि क्या रखा है वो, यानी उस एक टेक्नोलॉजी से हम उसके कंप्यूटर को भी क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। आप अपने कॉलेज के साइट को एक्सेस करते हो, तो ये यहां से वो दूसरा वाला भी जुड़ गया, एक नेट से दूसरा वाला, उसको कह सकते हो व्हाट, उसने जितनी इजाजत दी है उतना ही देख सकते हो जो डाला होगा। तो वही है इंटरनेट एंड व्हाट, इंटरनेट। जब आप बिजनेस कर रहे हो तो बहुत सारा डेटा एक्सचेंज कर रहे हो, तो बीच में जो भी एक जरिया होगा, अब तुम भी जानते हो यहां से वहां उस 19 नंबर को कैसे मैं ला पाया, दो तरीका है। एक तो तार के द्वारा, जो केबल है, वो इसलिए लिया बिकॉज कभी इंटरनेट नहीं भी रहे तो उससे क्या कर पाऊंगा, और उसके अलावा नेट के द्वारा वाईफाई ब्लूटूथ, अलग अलग क्या है, टेक्नोलॉजी है, उससे भी आप उसको डाल सकते हो। तो उस हिस्से को क्या बोला गया, वो जो बीच में जहां वो एक्सचेंज हो रहा है,
कोई तो एक जगह होगा जहां एक से दूसरे में क्या हो रहा डेटा, एक टेक्नोलॉजी जिस पॉइंट से वो एक दूसरे में चेंज हो रहा, तो उसको ही क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉनिक डेटा वॉर इंटरचेंज। फंडामेंटल पार्ट से ही होगा, भले ही वो तरीका कुछ हो उसका। तो दिस इज कि आप इंटरनेट में हो, लॉट ऑफ डेटा कर रहे हो, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज चाहिए। इसके अलावा टारगेट ऑडियंस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, कंज्यूमर, बिजनेस, कौन। सोशल मीडिया तो आजकल हो ही गया है। तुम लोग सोशल मीडिया में कुछ बेचा कि नहीं बेचा आज तक? सोशल मीडिया में ब्रोकर, तू किसी सामान को रिफर करता है, और यदि वो सामान तेरा कोई दोस्त खरीद लेगा तो तुझे उसके बदले में कमीशन क्या है? मेसो का कहानी क्या है भाई? कमीशन एजेंट वाला कहानी है। एक कमाई का जरिया ये है कि तू कुछ प्रोडक्ट को अपने मतलब पेज पे क्या करता है, रखता है, और यदि तेरे उस पेज से कोई खरीदा तो कंपनी तुझे कमीशन क्या करती है, दे देती है। या तू कंपनी वाला प्राइस 2000 बट अपनी तरफ से लगा दिया कितना, 2500, और तेरे थ्रू गया तो 2500 कंपनी को मिला, 500 तुझे मिल जाएगा। तो देख, कंप्यूटर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। वो जो खाली सोशल मीडिया जो तू कर रहा है ना, तू वहां कमाने का जरिया भी अपना सकता है। यानी अपना ही दुकान फुल्ली बिजी होना होगा ये जरूरी नहीं है। कुछ प्रोडक्ट को रेफरेंस या फॉरवर्ड करके भी तुझे कमीशन क्या है, मिलेगा। बाकी जो रील वील का कहानी में तेरा मोनेटाइज होना वो तो है ही है, क्योंकि तू जो लोड कर रहा है वो किसी दूसरे को दिखा रहा है, उसमें ऐड आ रहा है, तो उसका थोड़ा पैसा तुमको क्या होता है, मिल जाता है। यूट्यूबर जिसको कहते हो आप। तो आप, जरूरी नहीं है कि यूट्यूबर सोशल मीडिया रील से ही हो सकता है। आप कुछ प्रोडक्ट को भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से यदि फॉलोअर है तो आप फॉरवर्ड करते हो, और आपको उसके बदले में क्या है, पैसा मिलता है। तो वहां कमाने के हजारों अपॉर्चुनिटी है। तो आप कभी कभी आप वीडियो बहुत सारा देखे होंगे। एक वीडियो संदीप महेश्वरी जी का ही था, उसमें एक लड़का बोल रहा था कि वो आज की तारीख में लाख रुपया इस तरह से कमाता है। आज की तारीख में लाख रुपया ऐसे ही कमाता है। बोला देखा सब लोग ग्रेजुएशन ये वो कर रहे थे, हम बोला यही सब करते हैं और यही सब जमाना है। तो बहुत सारी कंपनियां उसके द्वारा अपने सामान को बिकवाती हैं। इसीलिए वो मार्केट बहुत बड़ा है। बस कुछ चीजें आपको सीख लेनी होंगी, और उसे आप एक तरह से चैनलाइज करते हो तो उसका पैसा आपको मिल जाता है। तो मोबाइल कॉमर्स के बाद आजकल सोशल कॉमर्स बोल के भी आ गया है, और इसलिए कंपनियां हजारों रास्ते अपना रही है। अपने साइड से भी, एक तो खुद बेचना, पोर्ट वाला अपना तो रखा ही होगा। एक अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी क्या रखा, बोला भाई दुकान ही तो खोलना है, वहां पे कौन सा पेपर। अब यहाँ एक बात आएगी, अमेजन की कमाई क्या है? अमेजन की कमाई क्या है? स्विगी वाले में तो समझ में आता है कि खाना 100 का था और हमसे वो 50 रुपया क्या ले लिया, डिलीवरी चार्ज ले लिया, या 20 रुपया। लेकिन अमेजन तो हमसे एक्स्ट्रा नहीं लिया भाई। अमेजन की कमाई, अमेजन ने उस सेलर को बोला है भाई तेरा यदि सामान 500 का बिके है तो हम उसमें से 60 रुपया रख लेगा। अमेजन किससे ले रहा है? सेलर से ले रहा, बायर से नहीं ले रहा है। तो अमेजन चलता इसी तरह से, बिकॉज वो डिलीवरी करवा रहा। वो आप तो दुकान हो, आपको एक ऑर्डर मिल गया, आपका दुकान लिस्टेड है। जब आप अमेजन के साइड में हो तो वहां भी कुछ एडवर्टीजमेंट है। एक ऊपर में वर्ड आता है स्पॉन्सर्ड, ये भी एडवर्टीजमेंट वाला फंडा है। मतलब
मेरा सामान सबसे ऊपर दिखाना, मेरा सामान सबसे ऊपर दिखाना, और उसके बाद स्पॉन्सर्ड नहीं है तो उसकी भी, वो जो है ना जिसको कहते हैं क्या, कौन सी मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये भी कुछ टेक्निक वहां देखा जाता है कि कैसे तुम्हारा चीज सामने रहेगा पहले, जिसको ऑनलाइन मार्केटिंग में अपग्रेड वो लोग आजकल सिखा रहे हैं। बिकॉज दुनिया है, ये सभी को चाहिए, एम्प्लॉय के तौर पर रख रहे हैं वो। इसलिए कुछ तबका आप भी सोचते हो कि क्या कर रहा है भाई, अब तो ये कोर्स कर रहे हैं ऑनलाइन मार्केटिंग ये वो, है एम्प्लॉय तो चाहिए, उनको तो सही से मिल भी नहीं रहा है। मुझे भी एक ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए बंदा चाहिए, मालूम नहीं कौन, पैसा देना पड़ेगा और वो भी कितना सही मालूम नहीं। बिकॉज वो एक आर्ट है, वो टेक्निक है, वो बेहतर क्या है जानता है। तो ये जब आप पार्ट कर रहे हो तो आपकी जो साइट है सोशल मीडिया का कॉमर्स, अब वो जो फ्लिपकार्ट वाला उससे बेचा, खुद से बेचा, अमेजन फ्लिपकार्ट से भी बेचा, तुमसे भी मार्केटिंग करवा रहा है, बेचना ही है ना उसको। वो भी जानता है कि किसी न किसी को तो कमीशन क्या है, तुम्हारे थ्रू बिक गया तो वो तुमको पैसा दे दिया, तुम्हारे फॉलोअर ज्यादा, तुम्हारे थ्रू आ गया उसके पास। तो आजकल वो, बिफोर ए प्रोडक्ट एंड सर्विस टारगेटेड ऑडियंस आर एंगेज्ड इन अ व्हाट, ये एक तो फालतू का हेडेक देखा था मैंने, पहले होता था वो फोन में, कौन सा फोन था अपना ज्यादातर जो चलता था, MI, हफ्ता भर पहले ही से ज्ञान चालू, क्या 12 बजे फ्लैश सेल आएगा, 12 बजे क्या आएगा, एक वर्ड आता था फ्लैश सेल, मतलब दुनिया में कभी कभी MI का वो जो पार्ट है वो मार्केट का एक सब्जेक्ट, मतलब स्टडी का सब्जेक्ट मैटर है। ये कंपनी कैसे इतना बड़ा बन गई, सामान बेचने का अंदाज उसका अलग था। बहुत लोग तो दुकान में गए, रिटेलर को बोले भाई मेरा प्रोडक्ट बेचना, MI बहुत अजीब तरीके से अपने आप को मार्केट लीडर बना ली। और उसका अजीब तरीका क्या था, जब जिंदगी में पहली बार आई थी 2007-8 या 6-7 के करीब में, उस समय आ चुका था, तो एक वर्ड लाती थी वॉट, फ्लैश सेल। पहले कोई दुकान में फोन नहीं मिलेगा, फीचर्स बढ़िया होते थे उसके, और दाम सस्ता रखती थी। अब होता क्या था कि वो कोई रिटेलर के थ्रू तो बेच नहीं रही है, क्योंकि रिटेलर को जाके बोले कि भाई मेरा बेचेगा, तो पहले तो वो लोग लगेंगे सेल्समैन, उसको सैलरी दो, रिटेलर बोलेगा हमको 30% कमीशन दोगे तो बेचेंगे, मार्जिन। तो ये सब के चक्कर में उसको दिखता था कि 10,000 का फोन मैं बेच सकता हूं, लेकिन अपने परंपरागत पुराने तरीके से जाऊंगा तो 20,000 में मुझे बेचना पड़ेगा, सीधे डबल, सीधे क्या। तो उसको लगा कि हम कोई ऐसा जरिया अपनाए कि 10 में हम सीधे बेच दे, तो कस्टमर को क्या लगेगा, भाई सस्ता में बढ़िया फोन आता है, सस्ता में बहुत बढ़िया फोन आता है। तो लोगों को लगता था यार सस्ता में बढ़िया फोन आता है, तो वो क्या करती थी, फ्लैश सेल का एक जो आता है ना कि बिग बिलियन डे सेल आने वाला है, उसी तरह वो पब्लिश करती थी कि हफ्ता भर बाद इस मॉडल का फ्लैश सेल आएगा और 5,000 फोन ही बिकेंगे। अब सारा लड़का लोग बेरोजगार, सब उस समय लाइन लगा देता था कि भाई 12 बजे एकदम रेडी रहना है, उसके बाद मिलेगा नहीं, और आधा दाम में फोन मिल रहा है, जान रहा है बढ़िया फोन है। 2 मिनट में सारा फोन क्या हो जाता था, बिक जाता था। ये वो क्यूरियोसिटी तैयार कर ली थी, और ऐसा करते करते 3 से 4 साल में वो सबसे बड़ी कंपनी बन गई। बहुत सारी कंपनी जो पूरा परंपरागत तरीके थी, तो बोली यार बढ़िया दिमाग लगाया, चला किसी को तेल लगाने भी नहीं गया, मेरा बिकवा दे, और ऑनलाइन उस डिलीवरी के द्वारा वो सामान अपना धीरे धीरे सबके हाथों में क्या किया। और जो खरीदने वाले लोग थे वो अपने लिए भी नहीं खरीदते थे भाई, बिकॉज कहानी वहां वही था कि कौन बुक कर पाएगा। तो जिसको लगता था वो तो ठीक है, लेकिन मैं एक दुकानदार हूं, दुकान में आके दो कस्टमर रोज दिमाग खराब करता था, भाई वो MI वाला फोन है,
वो बेचारा दुकानदार एमआई वाले को भी गाली देता था, साला एक तो देता नहीं हम लोग को, रोज दुकान कस्टमर आके दो चार ठोक पूछ के क्या है, ज्यादा है। और जिसको देखो आके बोलता दूसरा ले लो, बोला ना ना हम वही लेगा, सस्ता में बढ़िया आता है। तो दुकान वाले ने भी क्या दिमाग लगाई, वो जितना बेरोजगार लोग था सबको क्या बोला, भाई तू फोन बुक कर दिया ना, तो तेरे को एक फोन का 500 रुपया क्या करेंगे। अब इंडिया में बेरोजगार लड़कों की कमी तो है नहीं, सब लेके क्या करता था लोग, बैठ जाता था। घर वाला भी पूछा क्या कर रहा, तो फोन खरीद रहा, बोला पैसा, बोला पैसा आपको नहीं देना है, तो पैसा तो वही दे देगा। यानी अगला बोलता था फोन आ जाए तो तू लेके आ जाना, 10,500 मैं तेरे को क्या करूंगा, दे दूंगा। और इस तरह से उस कंपनी ने अपने आप को सुपर हीरो बना लिया। लेकिन वही है, एक समय के बाद अब लोग बोले यार ऑनलाइन जाओ, लो इतना सर दर्द, तो एमआई ने कहा ठीक है अब दुकान से भी बेचेंगे। समय के साथ स्ट्रैटेजी भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। ये ज्ञान देने वाला कहानी बहुत है, चला एक ही पेज पढ़ा है। और तुम लोग पढ़ना चाहता नहीं है, तुम लोग पढ़ना तो चाहता नहीं, हमको दिखता कुछ है नहीं, और जब हम कोई भी चीज पढ़ाने जाता है तो लगता है यार वो है ना कि क्या पढ़ा है इसमें आप। चल थोड़ा सा तुम लोग खुद पढ़ के आएगा, फिर जो जो पॉइंट नहीं समझ में आया वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन पिछले क्लास भी वही देखा, और आज तो फटाफट वही की, इसमें डिस्कस वही है, पूरे सब्जेक्ट का पार्ट है, तो थोड़ा सा खाली क्वेश्चन पढ़ ले। ई कॉमर्स के मॉड्यूल क्या है, B2C M2C वो तो था ही, और बहुत सारा क्वेश्चन उस पर रहेगा। अब ये तू ध्यान रखना कि वो साइट कौन सा, कभी कभी गूगल से बढ़िया से सर्च भी कर लेना। ई बिजनेस तो लास्ट क्लास बोले ही थे, पूरे बिजनेस को करना। फायदा क्या है, बोले इतना कुछ तो सुना, फायदा क्या है, पेपरलेस ट्रांजेक्शन, फास्टर, किसके लिए, कस्टमर के लिए। 24 घंटा दुकान खुला है, 24 घंटा दुकान खुला है, जब मर्जी फुर्सत में आराम से खरीदो। लेकिन ये बोला इसमें थोड़ा सा टेंशन है, यही तो संदेह है, पता नहीं कैसे एडवांटेज में दे देता है। टू मेक श्योर अबाउट द वॉट, हाँ रिव्यू रिव्यू से थोड़ा बहुत क्या है, क्योंकि लोग रिव्यू में गाली भी देते हैं, बहुत सारे रिव्यू में क्या है, तो ध्यान रख, एक एम्प्लॉय जानता है किस लिए रखा गया है, उस गाली का प्यारा सा जवाब दो। ये नहीं कि गाली सुन के क्या करो, रह जाओ। जो बढ़िया बड़ी कंपनी है, नहीं गाली नहीं देती वो, वो कस्टमर तो रिव्यू में गाली दिया ही है। और एक बंदे को, जिसको हम लोग ब्लॉगर बोल सकते हो या कंटेंट जो राइटर है जो बढ़िया लिखते हैं अंग्रेजी, एक बंदे को रखा जाता है कि भाई जो वो जो कमेंट कर रहा है ना, अच्छा लिखा तो उसको और उत्साह, थैंक यू, आगे से हम बहुत बढ़िया कोशिश करेगा। और जो गाली दिया उसको भी समझाओ, भाई क्यों गाली दे रहा है, क्या प्रॉब्लम है तेरा, क्या चाहिए तुझे, हम लोग उसका ध्यान रखेंगे। तो एक बढ़िया कंपनी में एक बंदे को सिर्फ उसके लिए रखा जाता है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया कि यार कुछ भी करे वो लोग। भाई किसी ने KFC के रिव्यू में लिख दिया कि भाई इसने तो चूहा खिला दिया, चिकन मटन के नाम पे कुछ भी खिलाया, उसने एक फोटो डाल करके डाल दिया, वो वायरल हुआ, अचानक उस दिन का सेल 50 करोड़ कम, एक रिव्यू और कमेंट उसका सेल 50 करोड़। सोशल मार्केटिंग का फायदा है ना, तो नुकसान भी है, बिकॉज एक रिव्यू यदि वायरल हो गया सीधे नीचे आ जाओगे, सीधे। साथ ही साथ एक बंदे को रखा जाता, भाई ऐसा नौबत आने मत देना, लाख रुपया सैलरी देंगे, तेरे को हमेशा वॉच करना है,
कि कोई क्या लिख रहा है, ड्यूटी आवर के हिसाब से भी, कि कोई लिख रहा तो क्या लिख रहा है, क्योंकि उनको मालूम है थोड़ा सा न्यूज फैला ना, उनके दाम पे बहुत बड़ा धब्बा डाल देगा। तो वो अपने खर्चे में 24 घंटे के लिए यदि मान ले वो 3 शिफ्ट है ना, तो 3 एम्प्लॉय तो रखे होंगे कि 6 से 2 तक का कमेंट तुम पढ़ेगा, 2 से 10 तक का कमेंट वो पढ़ेगा, 10 से 6 तक का कमेंट वो पढ़ेगा, और इमीडिएटली आपको उसका रिस्पॉन्स भी क्या करना है, रिस्पॉन्स देना है। और यदि कुछ चिंताजनक बात है तो सीनियर ऑफिसर से क्या करनी है, बात करके उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन क्या करना है। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया गया, हम लोग छोड़ देते हैं कोई मतलब नहीं, लेकिन उनके लिए वो मैटर करता है, उनके लिए वो कुछ लोगों को रख भी रहे उसके लिए। और ऐसा हुआ, एडवांटेज टू सोसाइटी। गांव वाले पहले सोचते थे भाई शहर में ही जिंदगी है, ई कॉमर्स ने क्या बोला, गांव में भी अब जिंदगी क्या है, जरूरी नहीं है कि शहर में ही रहना पड़ेगा अच्छी चीजों के लिए। तो शहर में भी सरकार पब्लिक को सर्विस दे, ये भी सुविधा हो गई, और दाम भी कम हुआ। डिसएडवांटेजेस, नुकसान, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है तो जानने वाले लोग चाहिए। शुरुआत में खर्चा ज्यादा लगता है, बाद में भले ही वो क्या है, और बहुत समय तो तुम्हें फालतू का ईंटा भी बेच दिया जाता है, डब्बा में क्या आ जाता है, वही फालतू साइड से सस्ता के नाम पे लोगे ना, तो कुछ भी उधर से क्या है आ जाएगा। ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस का फर्क, और धीरे धीरे वो जो B2C और वो सारा है, एक एक के बारे में जिक्र है। बट बाबा आदम के जमाने की कहानी कुछ होगी, आज के नए नए पोर्टल का नाम वहां पे क्या है लिख लेना। ई कॉमर्स के बाद एक नाम तुम्हारा रहा कौन सा, ई गवर्नेंस। यानी ई गवर्नेंस का मतलब क्या, गवर्नेंस मतलब सरकार चलाना, कैसे, इलेक्ट्रॉनिकली। लेकिन आजकल एक नई कंसेप्ट आई है, और वो अभी भी डिस्कस नहीं हुआ है, सेल्फ गवर्नेंस। कौन सा, और इसकी टेक्नोलॉजी का नाम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये पुराना नोट्स, ये एक नई चीज आई है पिछले साल 2 साल में, ये बहुत ही एडवांस पार्ट में चला आया, और कुछ लोग मानते हैं कि ये लास्ट है। मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहता क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ गवर्नेंस, इंसान खुद चलाएगा। वो जो ऐप है कोई बनाया है ना, डेटा कोई डाला है, आईडी पासवर्ड है, वो उसके साथ छेड़छाड़ चेंज कर सकता है। तुम्हारा डेटा है वो तुमसे देख सकता है, ले सकता है, डाउनलोड कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी क्या कहती है ना, किसी के कंट्रोल में वो नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन क्या है, तुम अपना इंफॉर्मेशन डाल दिया, वो अपना इंफॉर्मेशन डाल दिया, कोई किसी को बस देख सकता है जहां तक लिमिट तक अलाउड है, बट सब अपना अपना डाल दिए, बट कोई उसे एडिट नहीं कर सकता, कोई उसे एडिट नहीं कर सकता। मतलब ये खुद ब खुद चले जा रहा है, जिसका नाम क्या है, सेल्फ गवर्नेंस। और उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और वो जो मेटावर्स है जो तुम सुनता है, मेटावर्स इज टोटली ऑपरेटेड ऑन व्हाट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मतलब कंपनियों को लगता है काहे को किसी को बैठाओ कि ये सब कंट्रोल करे। और जब तक होता है कि मम्मी पापा जब तक बोलेंगे फिर वो प्रॉब्लम है। एक फ्रीडम वाला कहानी कि भाई सब आजाद है, सब आजाद है, अपने बेहतर के लिए जो जिसको चाहिए वो करो। और वो टेक्नोलॉजी ऐसा है कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। इसीलिए सरकार अभी पूरा का पूरा सिस्टम डालना चाहती है किस पे,
सेल्फ गवर्नेंस में। जैसे जीएसटी का रिटर्न सेल्फ गवर्नेंस में कैसे डाला जा रहा ब्लॉकचेन में? जिसने सेल किया उसको बोला गया कि आप ऑनलाइन बिल बनाइए। क्या बनाइए? मतलब आप हाथ से मत बनाइए, जिसको हम लोग ई बिल कहने लगे, ई वे बिल, यानी बेचे हो ना तो डायरेक्ट गवर्नमेंट के उस पोर्टल पे जाके क्या करिए, बिल बनाइए कि मैंने बी को बेचा, क्या बेचा, कितने में बेचा, सब कुछ क्या है लिख लिए। जैसे ही आपने बिल बनाया ना, जीएसटी डिपार्टमेंट क्या बोलता है, कोई रिटर्न तेरे को जमा नहीं करना, कोई रिटर्न जमा नहीं करना। बोला क्यों? बोला जो तू बना दिया ना सब उसी से काम क्या है, उसी से हम पकड़ लेगा। तू बेचा है, वो खरीदा है, तू बेचा है और वो क्या किया है। और हमने अपने टेक्नोलॉजी को या प्रोग्रामिंग को ऐसा चेंज किया है कि वो अपना रिटर्न खुद ही बना लेगा। वो अपना रिटर्न क्या करेगा, यानी सारा का सारा काम ही वो किस पे डाल देना चाहती है। और इसको क्या बोला जा रहा है, इसका नाम ही क्या रहा, सेल्फ। वो खुद से हो जाएगा, तुमको अलग से सोचना नहीं, तुमको अलग से सोचना। क्योंकि लोग जब अपने से सोचते थे ना, हाथ कागज में बिल बनाए, जमा करते वक्त कुछ गलती हो गया, कुछ चोरी कर लिए, कुछ छुपा लिए। सरकार धीरे धीरे उस रास्ते पे जा रही है। एक भी बिल, वो मोबाइल हाथ में आ ही चुका है, टेक्नोलॉजी आ ही चुका है, बोला सारा बिल किस पे बनाओ, ऑनलाइन। बहुत ज्यादा बेरोजगारी भी बढ़ेगी, बिकॉज ये जो बीच के लोग थे जो सारा काम कर रहे थे ना, वो सारे उड़ जाएंगे, सारे के सारे उड़ जाएंगे। कि जीएसटी का काम कर रहे हैं, रिटर्न, वो प्रोसेस ऐसा धीरे धीरे सरकार लाना चाहती है। उसका नाम देख ले क्या है, तूने देखा ई गवर्नेंस, बट सरकार की अब पूरी मंशा किस पे है, सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस मतलब खुद से वो चलता रहे, किसी को कुछ करने की जरूरत ना हो। चोरी का रास्ता मिटाने के लिए वो इस रास्ते पे जा रही है। इसीलिए उस टेक्नोलॉजी से वाकिफ हो जाइए। और उस टेक्नोलॉजी का नाम ही है व्हाट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। फेसबुक वाला जानता था, कब तक कंट्रोल करेंगे भाई, गूगल वाला या एआई वाला? कौन बैठ के देखता रहेगा कौन क्या डाला नहीं डाला? क्यों नहीं उस प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को इतना ऑटोमेटेड बना दो कि वो खुद ब खुद, आप एक यूट्यूब में कोई गाना लोड करके दिखा दो, इमीडिएटली तुमको वार्निंग आ जाएगा, क्या तुमने कॉपीराइट किया है। कैसे पकड़ा? वो कोई क्या इंसान पड़ा है? वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो सीधे सीधे पकड़ लेता, बोलता भाई ये अलाउड नहीं है, ये मैं पब्लिश नहीं करूंगा। तेरा अपना क्रिएशन है तो बोल। और यदि दो चार बार किया तो तेरा अकाउंट भी गया, दो चार बार यदि तूने ऐसे किया तो तेरा अकाउंट भी क्या हुआ, ब्लॉक कर दिया हुआ। ये उनका तरीका। यानी ये सब इतना बड़ा चीज को मेंटेन करने के लिए सेल्फ गवर्नेंस के सिवा पॉसिबल ही क्या है? आप छोटा है तो कंट्रोल कर लो, बट आप तो जा ही रहे हो किस लेवल पे, एक ग्लोबल लेवल पे। और जब ग्लोबल लेवल पे जा रहे हो तो मामला ही सीधा सीधा। तो जब पढ़ाई कर रहा हो ना, तो मैंने पहले भी कहा था, ई कॉमर्स की कहानी उस दुनिया में जा रहे हो। आप जो नौकरी का सोच रहे हो, यदि आप छोटा सा भी कुछ हिस्से को बढ़िया किए तो फिर काम हजारों है, बिकॉज बिजनेस को लड़का ही नहीं मिल रहा उस हिसाब से जो उस काम को बहुत बेहतर जानता हो और अकेले अपने दम पे उसको क्या करे, एग्जीक्यूट करे। कौन सा दुकान वाला नहीं चाहेगा कि हम ऑनलाइन बेच दें? सभी चाहेंगे ना। और उसको मालूम है मेरा सामान सस्ता है, हम आसपास के एरिया में क्या कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम उसके साथ क्या है, कोई ढंग का आदमी उसके पास जो उसको क्या करे, इंटीग्रेट करे। और उसके पास भी अकेले समय नहीं है कि वो सारी चीजों पे समय दे, काम धाम छोड़ के। एक भी बंदा जान पहचान का जो
जो सीख रहे हैं 100 में जो 90 सीखते हैं, वो तो बाप फालतू सीखते हैं, वो तो खाली बोलते हैं करने जा रहे हैं, सीख तो नहीं रहे वो। सीखने का मतलब है अकेले अपने दम पे उसको क्या करने का, इंटीग्रेट करने का। ठीक है, शुरू में किसी के अंडर में भी हो सकता है, लेकिन उस पूरे सिस्टम को डालना। चलिए, आज के लिए बहुत हुआ।